हमारा टॉपिक है वो ब्लड वेसल्स के हवाले से है। ब्लड वेसल्स जो है ना 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है, उसको आर्टरीज बोलते हैं। वेन्स वो होती है जो कि बाकी बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट की तरफ लेके आती है। ठीक है जी। अब ये है कि जो हार्ट है जब ये ब्लड पंप करता है तो जो मेन जो आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, उसका मेन जो आर्टरी है, जो सबसे बड़ी आर्टरी है, उसको एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा जो है फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टरीज। तो एओर्टा से ब्लड कुछ जो है अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाता है, कुछ लोअर बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाता है थ्रू दीज आर्टरीज। ये आर्टरीज जो हैं जब हमारे ऑर्गन्स के अंदर या मसल्स के अंदर जाती हैं तो आगे फर्दर जो है स्मॉल आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ये आर्टरियोल जो है फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू कैपिलरीज, और कैपिलरीज जो हैं ये तकरीबन इनका जो कनेक्शन होता है वो हर सेल्स के साथ होता है। तो यहाँ पे कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। फिर वहाँ से कैपिलरीज अगेन रीयूनाइट होके वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स जो हैं कंबाइन होके वेन्स बनाती हैं, और वेन्स के अंदर जो है या वेन्यूल्स के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वेन्स जो है दोबारा कंबाइन होके वेना केवा बनाती हैं। यानी जो लोअर बॉडी पार्ट से वेन्स आएंगी वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर पोर होंगी, जबकि अपर बॉडी पार्ट से जो वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएंगी वो सुपीरियर वेना केवा के अंदर एंटर होंगी, और वो इंफीरियर और सुपीरियर दोनों जो है ब्लड को वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर पोर कर देंगे। अब देखते हैं वन बाय वन इनकी डिटेल देखते हैं कि आर्टरीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आर्टरीज की जो वॉल है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 है टूनिका एक्सटर्ना, ये सबसे आउटर लेयर है। उसके बाद टूनिका मीडिया, ये मिडल लेयर होती है। टूनिका इंटीमा, ये सेंटर वाली लेयर होती है, यानी अंदर वाली लेयर होती है। कि जैसे सपोज ये अगर आप कह लें कि ल्यूमन है आर्टरी की, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो इंटीमा होगी। फिर उसके बाहर जो है जो लेयर होगी उसको मीडिया कहेंगे, और उससे ऊपर जो है जो लेयर होगी उसको आप कहेंगे एक्सटर्ना कहेंगे। अब जो एक्सटर्ना लेयर है यानी टूनिका एक्सटर्ना, ये इनके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, कौन सी टिश्यूज होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्लस इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाली एक्सटर्ना मेम्ब्रेन लेयर होती है। और जो सेंटर वाली होती है मीडिया होती है, उसमें मस्कुलर टिश्यूज होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। और जो इंटीमा होती है जो अंदर वाली होती है, उसमें स्क्यूमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं प्लस एंडोथेलियम टिश्यूज या एंडोथेलियम के सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, सेम अगर देखें ये वेन्स के अंदर, तो वेन्स की वॉल भी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे आउटर जो है टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमिया। एक्सटर्ना में कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, मीडिया में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, जबकि इंटीमा में एंडोथेलियम होती हैं। और जो टूनिका मीडिया है इसकी जो मतलब थिकनेस होती है वो स्लाइटली थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज की जो टूनिका मीडिया होती है। अच्छा, अब देखिए कि ये जितनी भी, यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि ये तीनों लेयर्स आर्टरीज के अंदर भी होती हैं और किसके अंदर होती हैं? वेन्स के अंदर भी होती हैं। लेकिन वेन्स की जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज के। तो अब मैं ये जो तीनों लेयर्स हैं इनकी मैं आपको कलर पिक्चर दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। ये देखें, एक आर्टरीज की डायग्राम है, कलर पिक्चर है। इसमें ये सबसे इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है, और ये सबसे आउटर लेयर है। तो जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना, ये वाली, और ये मिडल लेयर है टूनिका मीडिया, और ये इनर लेयर है टूनिका इंटीमा। और ये टूनिका इंटीमा का देखें कि ये एंडोथेलियम सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये जो टूनिका इंटीमिया है इसके ऊपर देखें यहाँ पे इलास्टिक जो है मेम्ब्रेन्स है, जिसके साथ फिर आगे स्मूथ मसल्स हैं इसके टूनिका मीडिया के। तो टूनिका मीडिया के ऊपर जो है फिर ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है जी, इलास्टिक मेम्ब्रेन्स हैं। और उसके ऊपर देखें तो ये जो है जो टूनिका एक्सटर्ना है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, तो इसमें आप देख लें कि कलर पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया होगा कि ये जो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं टूनिका इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना, ये कैसी होती हैं।
आप लोगों ने देखा है कि ये तीनों लेयर्स आपने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टरीज की जो कंट्रक्शन, वॉल की जो कंट्रक्शन है और रिलैक्सेशन है, ये कंट्रोल कैसे होती है, यानी आर्टरीज कैसे कंट्रैक्ट होती हैं और कैसे रिलैक्स होती हैं। एक्चुअली ये अंडर द कंट्रोल ऑफ टू सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। यानी ये दो सिस्टम्स ऐसे होती हैं जो कि हमारे आर्टरीज की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि इस केस में ऐसा होता है कि आपकी जो आर्टरीज की मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, तो इनकी कंट्रैक्शन से क्या होता है कि उसकी जो आर्टरीज की जो ल्यूमन है वो तंग हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जबकि वेजो डायलेशन के केस में क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ब्लड कितनी स्पीड से आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है, तो 400 से 500 mm पर सेकेंड जो है इसकी रेट ऑफ ब्लड फ्लो है। किसके अंदर जी, एओर्टा के अंदर, जो मेन आर्टरीज है। और जैसे जैसे एओर्टा से आगे जो है डिवीजन होती जाती है आर्टरीज की, तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, एओर्टा का जो डायामीटर है ल्यूमन का वो तकरीबन 23 mm होता है, जबकि आर्टरियोल्स जो हैं उनका होता है 0.2 mm होता है। अच्छा, अब अगर बात करें कि क्या इसके अंदर भी कोई वाल्व्स होते हैं ब्लड के फ्लो के लिए, नहीं, वाल्व्स इसमें नहीं होते। और इसकी जो इस जो आर्टरीज होती हैं इसमें हम पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और पल्स को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि चूँकि जब हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को प्रेशर से, तो वो जो पंपिंग है उसकी जो फोर्स है, उस फोर्स जो है हम इन आर्टरीज के अंदर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी आर्टरीज के अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमारे आर्टरीज के अंदर कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं उनको क्या कहते हैं, एक देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एंथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस डिजीज से क्या होता है, या इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, ठीक है, सख्त हो जाती हैं। और फिर होता क्या है कि वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के, यानी क्लॉट बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कि जब आर्टरीज नैरो होंगी और हार्ड हो जाएंगी तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो फॉर्मेशन है वो उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक और होती है एथ्रोमा। एथ्रोमा में क्या होता है कि एक्चुअली जो लिपॉइड मटेरियल होता है, यानी कि लिपर टाइप मटेरियल जो होता है, और जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज के अंदर जो है हार्ट प्लॉक जो है उसकी डिपोजिशन हो जाती है। और उसकी डिपोजिशन, हार्ट प्लॉक की डिपोजिशन लिपाइड की क्यों होती है, एक्चुअली होता है कि बाज़ जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर जो है मूव करता है तो वो हमारी आर्टरीज के वॉल के साथ, इंटरनल जो वॉल है उसके साथ जो है वो चिपक जाते हैं। तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जमते जमते जो है वो एक प्लाक बना देते हैं। इसके अलावा देखिए एक और कंडीशन है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिजनरेटिव आर्टीरियल चेंज होती है विद द एज, थिकनिंग ऑफ द मिडल लेयर। यानी इसमें ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज की जो मिडल लेयर है वो थिक हो जाती है एज के साथ साथ, जो है वो जो आर्टरीज हैं आपकी उसके अंदर जो है डिजनरेटिव चेंज आती है। तो ये कंडीशंस हैं आर्टरीज के अंदर कि ये कंडीशंस आ जाएं तो आर्टरीज जो है अपना वो काम जो है या अपना फंक्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। और इस केस में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है, या इसके अलावा अगर ब्रेन में अगर ऐसा कोई मसला हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद वेन्स है, तो वेन्स के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेन्स के अंदर भी जो है 3 वाल्व होती हैं। और वेन्स की अगर हम डायमीटर की बात करें तो वेन्स का जो डायमीटर होता है वो 2 mm से ग्रेटर होता है। ठीक है, और इसमें वाल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें वाल्व्स उन वेन्स के अंदर होती हैं कि जो लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारी वेन्स होती हैं, यानी जो ऊपर से हमारे शोल्डर, हेड और नेक रीजन पे वहाँ पे जो वेन्स होती हैं वहाँ पे वाल्व्स नहीं होते। सिर्फ हमारी लिम्स और नीचे जो एब्डोमेन है, स्टमक वगैरह है, तो वहाँ से जो वेन्स ऊपर की तरफ आ रही हैं तो वहाँ पे ये वाल्व्स होती हैं। तो ये वाल्व्स एक्चुअली जो है ब्लड फ्लो को हार्ट की तरफ मेंटेन करने के लिए, यानी वन डायरेक्शन जो है इसकी फ्लो के लिए ये वाल्व्स काम करते हैं। अच्छा, वेन्स जो है आगे कन्वर्ट हो जाती हैं वेन्यूल्स के अंदर। तो वेन्यूल्स की जो डायमीटर होता है वो 40 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और ये क्या करता है कि ब्लड को कलेक्ट करता है कैपिलरीज से। अच्छा, अब कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज एक्चुअली जो है
अच्छा, याद रखना है कि जो आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड की बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स में जो है, जो पल्मोनरी वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज हैं, जब कैपिलरीज एक्चुअली इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह का होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है जस्ट ओनली 1 सेल थिक होती है और एंडोथीलियम सेल पर मुश्तमिल होती हैं, और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद ईच सेल, विद एवरी सेल, और इनका जो डायामीटर होता है वो चेंज होता रहता है, और उसको कंट्रोल डायमीटर को कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस की स्टिमुलेशन से प्लस कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स की वजह से हमारे जो कैपिलरीज का जो डायामीटर है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि ये मैंने एक वर्ड लिखा है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है ये हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे, यानी ये वो प्लेस हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज होती है। और वो एक्सचेंज कैसे होती है, किन मैकेनिज्म के थ्रू होती है? या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, या डिफ्यूजन के प्रोसेस से, या एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से एक्सचेंज होती है। या फिर यह है कि जो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, एंडोथीलियल की लाइनिंग्स होती हैं, वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, तो उनके थ्रू जो है ना ये मूवमेंट्स होती है। अच्छा, अब ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, तो ये है क्या चीज़? एक्चुअली ये बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स है, ठीक है, विच एडजस्ट द ब्लड फ्लो। अच्छा, एक और टर्म है थॉरोफेयर चैनल्स। ये कौन सा चैनल्स है? विच कनेक्ट द मेटा आर्टरियोल्स टू ए वेन्यूल्स, यानी इट इज़ अ डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट पाथ है कि जो कि मेटा आर्टरियोल्स को वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो थॉरोफेयर चैनल है, कैपिलरी स्फिंक्टर्स है, इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर, आर्टरी जो है आपको पता है कि आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं। ये आर्टरियोल जो है ये आगे जब हमारे मसल्स के अंदर आती हैं तो आगे फर्दर जो है डिवाइड होती जाती हैं। तो ये एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। तो ये देखिए कि ये एक ब्लड कैपिलरी ऐसी है जो कि आर्टरियोल से डायरेक्ट ये वेन्यूल के साथ जो है कनेक्शन कायम कर रही है। तो ये जो मेन पाथवे है, जो डायरेक्ट कनेक्शन है, इसको कहते हैं थॉरोफेयर चैनल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये यहाँ से जब स्टार्ट हो रही हैं तो उसके ऊपर ये देखिए एक रिंग सा बना हुआ है, इसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं। और मेटा आर्टियोल क्या है कि जो आर्टियोल है वो जैसे ही नीचे की तरफ आता है और उससे आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं तो उसको मेटा आर्टियोल कहते हैं। तो मेटा आर्टियोल से नीचे जो कैपिलरीज का नेटवर्क है तो उसमें स्टार्ट में बेस में प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं। और ये जो बैंड होता है ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। कैसे करता है कि सपोज यहाँ से ब्लड अगर इधर आया और इधर सेल्स के अंदर गया है। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं, 1 मिनट के अंदर कई दफ़ा होते हैं। तो ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं कि एक्चुअली अगर ये ओपन ही रहें तो ब्लड फ्लो पीछे से आ रहा है तो ये ब्लड आके और इसके अंदर जो है सेल्स को हो सकता है कि डैमेज कर दे, यहाँ पे टिश्यू के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड जमा हो जाए। तो इस वजह से जितना ब्लड चाहिए होगा टिश्यू को, जितना सेल्स को चाहिए होगा वो सिर्फ उसको अलाउ करेगा और बाकी ब्लड फ्लो जो है डायरेक्ट इधर से इधर वेन्यूल की तरफ आ जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कैपिलरीज की टाइप्स कितनी हैं, तो कैपिलरीज की 3 टाइप्स। अच्छा जी, कैपिलरीज की जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं उसकी अब डायग्राम देखें। कंटिन्यूस कैपिलरी की डायग्राम देख लें, उसके साथ जो है ना कंपेयर करें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी की और साइनोसाइडल कैपिलरी की। तो ये जो कंटिन्यूस कैपिलरीज होती है एक्चुअली ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जस्ट अलाउ करती है टू पास फ्राम ब्लड टू द टिश्यू। और ये कहाँ पे यानी ये कैपिलरीज पाई जा सकती हैं। इस टाइप की जो कैपिलरीज हैं एक्चुअली ये प्रेजेंट होती हैं मसल सेल्स के अंदर, स्किन टिश्यूज़, फैट और नर्व टिश्यूज़ के अंदर होती हैं। और जो फेनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज होती हैं उनमें स्मॉल पोर्स होती हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं फॉर क्रॉसिंग। और इनकी जो लोकेशन होती है यानी ये लोकेटेड होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, किडनीज़ के अंदर और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। और जो साइनोसाइडल या डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज होती हैं इसमें लार्ज ओपन पोर्स होती हैं जो कि इवन के ब्लड सेल्स को भी अलाउ करते हैं कि वो
क्रॉस कर सकें ब्लड कैपिलरीज को, यानी ब्लड से वो टिश्यू की तरफ जा सकते हैं। और ये अमूमन जो कैपिलरीज होती हैं ये बोन मैरो के अंदर, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन वगैरह के अंदर ये कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो ये था ओवरऑल जो टॉपिक आपका कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज के अंदर फिर ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसमें कोई वाल्व नहीं होते, जबकि कैपिलरीज के अंदर